नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके। आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि लेंथी चैप्टर है और समझ में भी अच्छे से आएगा अगर 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्र देखते हैं, चित्र के बारे में पढ़ते हैं। चित्र 1, फ्रेडरिक सोर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्र व बीच संधि 1848। तो चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र एक देखे थे हमने में यूरोप अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौर्यों के कल्पना दर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। प्रतिमा के पास नए शब्द देख लेते हैं अपन। निरंकुशतावाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। कल्पना दर्श क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसी सामाजिक कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। देखो चित्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये चित्र देखो। नेक्स्ट है प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सौर्य ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सौर्य ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र में प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ये पढ़ लेते हैं क्या है। अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92 ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्यूइस्ट सी क्यूयून नेशन राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव यह एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित
किया जाता है। अतीत में सम्मान गौरव का होना, वर्तमान में एक सम्मान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती नहीं है। राष्ट्र को अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। नए शब्द क्या देखिए हमने। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ, जैसा कि आपको याद होगा 1789 फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, लो पैट्री और नागरिक ले सिटियन जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा द टेरिकलर चुना गया। जिसने पहले के राज्य ध्वज की जगह ले ली। इस एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों में उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट। ये चित्र देख लेते हैं। चित्र 2, एक जर्मन पंचांग या तिथिपत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एड्रियान रेबान ने 1798 में डिजाइन किया था। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले के बगल में बनाया गया। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। चित्र 3 देखो, वियना कांग्रेस 1815 विवाद का यूरोप। ये देखो, ओटोमन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया साम्राज्य।
नॉर्वे, स्वीडन, अटलांटिक सागर, आइसलैंड, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, सार्डिनिया, कोर्सिका, लघु राज्य, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ओटोमन साम्राज्य, यूनान, ग्रीस, क्रेते, भूमध्य सागर, दोनों सिसिलियों का राजतंत्र, आर्मेनिया, मेसोपोटामिया, सीरिया, साइप्रस, मिस्र, फिलीपींस, जॉर्जिया, फारस, ये रूसी साम्राज्य, ये नॉर्वे, स्वीडन, ये ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, ये देखो चित्र 4 क्या कह रहा है। जो बेक्रेन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज्वेबेक्रेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का अग्रभाग, और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, ये मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। ये देखो, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी, लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। ये दो चित्र 5, राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई से हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। अब पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी
पर शासन करने वाला हब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा में भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक कार्डियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसवेल्सिनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला एक तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। 1814 से 1815 नेपोलियन का पतन, वीना शांति संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। 1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत मध्यवर्गीय संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 इटली का एकीकरण। 1866 से 71 जर्मनी का एकीकरण। 1905 हैब्सबर्ग ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अब पढ़ते हैं कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजकों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्ग के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े हुए थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिक 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्य के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब आता है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मध्य और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्तिहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। लेकिन थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई।
और उसने महिलाओं को अवैध दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिला और संपत्तिहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मनवासी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने के समय लगता था कि मसलन कपड़े को नापने का पैमाना LA था या जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर एक L कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी रहित हो। 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब आता है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद, भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 ब्रिटेन, रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिटमांड में जेनोवा जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था।
1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने इन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। चित्र 6 देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है चित्र 6। चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक अनाव्यंग्य चित्र। बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है। क्या है? पहला है, इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। दूसरा है, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लिए लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। ये देखो, नेक्स्ट है क्रांतिकारी। 1815 बाद के वर्षों में दमन के बहस ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों को प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मैज़िनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेइस में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैज़िनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों प्रदेशों के पेबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापार गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए। मैज़िनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। चित्र 7 देखते हैं। जूसेपे मैज़िनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। गियोकोमो मोंतेगाजा का चित्र। अब पढ़ते हैं क्रांतियों का युग 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया जो शिक्षित मध्य वर्ग विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में लगे मध्य वर्ग के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। अब उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है, किसने कहा? मेटरनिख ने। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम।
15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी चैप्टर जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इसी तरह पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो दोस्तों, जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।